सी टेट 2023 जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं और उसमें जो 30 नंबर की ईवीएस पूछी जाती है उसमें एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनका कितना अहम रोल है ये सभी हम जानते हैं। तो उसी कड़ी में अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि इन चैप्टर से कैसे प्रश्न बनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर से। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया है किसके बारे में, ब्रेल लिपि के बारे में। और ब्रेल लिपि से भी कई बार क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में बना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आओ ब्रेल के बारे में जानें। तो क्या बताया गया है यहाँ पर ब्रेल के बारे में। ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि होती है जो किसके लिए होती है, उन व्यक्तियों के लिए जो देख नहीं सकते। और ये जो लिपि थी ये किसने बनाई थी, लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था लुई ब्रेल। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से क्या कर रहा था, खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। यानी कि लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का। और जब वो छोटा था, कितना छोटा था, 3 साल का था, तो पिता के औजारों से खेलते वक्त उसकी आंखों में क्या हुआ, चोट लग गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई। उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी परंतु उसने हार नहीं मानी। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा उसमें साहस है कि आंखें खराब होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। कैसा तरीका था ये, छू कर पढ़ने का। और यही बाद में किस नाम से जाना गया, ब्रेल लिपि के नाम से। तो लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को विकसित किया था और वो रहने वाला कहाँ का था, वो फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है। अब देखिए इस लिपि में क्या होता है कि इस लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और यहीं से प्रश्न बार बार बनता है इसी बिंदु से, कि जो ब्रेल लिपि होती है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो जो ये लिपि होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर। और आगे लिखा हुआ है कि आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है, क्योंकि ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ी और लिखी जा सकती है। ठीक है। तो ये जो लिपि थी ये किसने बनाई थी, लुई ब्रेल ने। कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। और कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर ये आधारित होती है। अब देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऐसे भी होते हैं घर। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें घरों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हमारी जो ईवीएस की 6 थीम है उनमें से एक थीम है शेल्टर, यानी कि आवाज़। तो थीम बेस्ड भी यहाँ पे चैप्टर हैं और वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, घरों के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों के माध्यम से यहाँ पे चीज़ों को आसान बनाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे हैं जब वो विद्यालय में जाते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, ये सारी चीज़ों यहाँ पर इस पुस्तक में बताई गई हैं। तो सबसे पहले जिस घर की बात की गई है वो है असम के घर। तो असम के घर के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा है, ये कह रहा है कि मैं असम के मोलन गाँव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। यानी कि असम जो इलाका ऐसा है कि वहाँ क्या होता है, बहुत बारिश होती है। इसलिए यहाँ पे जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। और किस पर इन्हें बनाया जाता है, बांस के खम्भों पर इन्हें बनाया जाता है। और ये जो घर होते हैं वो अंदर से किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो देखिए ये जो घर है ये कहाँ का है, असम का घर है। और ये कैसे घर है, देखिए ज़मीन से ऊंचाई पर बनाया गया है। ये देखिए यहाँ से खम्भों पर बनाया गया है, ज़मीन से कितना, 10 से 12 फीट ऊंचा बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि असम में बहुत बारिश होती है और लकड़ी के घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है।
अगला है देखिए, एक बच्ची है जो कि मनाली की है। ये अपने घरों के विषय में क्या बता रही है कि मैं मनाली से आई हूँ और मनाली एक कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बारिश बहुत होती है, यानी कि असम में भी बारिश होती है, मनाली में भी बारिश होती है। लेकिन मनाली कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती है। इसलिए जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। और यहाँ के जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्थर के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। यानी कि मनाली में घर पत्थर के भी होंगे, इसके अलावा लकड़ी के भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बारिश भी काफ़ी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। अगला देखते हैं। अगला ये देखिए, ये दिल्ली का घर है। दिल्ली में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊंची-ऊंची इमारतें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भूकंप भी काफ़ी आते हैं इस तरीके, क्योंकि कभी-कभी जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर भूकंप आते हैं, तो उस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं कि जब भूकंप आए तो उन्हें कम से कम नुकसान हो। अब देखिए, दिल्ली के मकानों के विषय में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँवों और कस्बों से लोग काम की तलाश में आते हैं। यानी कि दिल्ली में क्या होता है, गाँव से और कस्बों से लोग आते हैं, किस लिए आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, ठीक है। और ये लोग यहाँ पर ही आकर बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कैसी है, कम है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक मंजिला इस तरीके से बनाई जाती हैं, जिससे कम जगह में ज़्यादा लोग रह सकें। और बहुत लोगों के पास मकान नहीं होते हैं तो उन्हें कहाँ रहना पड़ता है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास तो वो भी नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को जहाँ जगह मिल जाए वो वहीं पर सो जाते हैं, जैसे सड़क पर सो जाएंगे या फुटपाथ पर या स्टेशन पर, क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर घर की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अलग अलग इलाकों के घरों के विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। अब देखिए, अगला जो घर है वो एक राजस्थान के घर है। तो यहाँ पर जो बच्चा बता रहा है वो राजस्थान से आया है और वो वहाँ के घरों के विषय में बता रहा है कि मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है, इसलिए हम लोग जो मिट्टी होती है उसके घरों में रहते हैं। यानी कि राजस्थान में लोग कैसे रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश तो बहुत ही कम होती है। और घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, मिट्टी से, जिससे वो घर जो है ठंडे रहे, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो देखिए, राजस्थान में घर मिट्टी के होंगे और जो छतें होंगी वो कटीली झाड़ियों से बनी होंगी और मिट्टी से उन घरों की दीवारों को लीपा पोता जाता है। देखिए, आगे जिस घर के बारे में बताया गया है वो है हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब है नाव पर घर। तो जो डल झील है, जो कि कहाँ है, कश्मीर में। तो कश्मीर में जब बच्चे घूमने गए तो वहाँ उन्होंने एक हाउस बोट देखी, यानी कि नाव पर बना हुआ घर देखा। इसके अलावा बच्चों ने चप्पू चलाया, वो शिकारे में बैठे और चारों तरफ क्या थे, पहाड़ थे और बीच में चार चिनारी थी। और कश्मीर की ही अगर यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चे कश्मीर घूमने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा, कहवा यानी कि चाय, और कैसी चाय जिसमें इलायची और बादाम डला हुआ होता है तो उसको कहवा कहा जाता है। और ये कहाँ पे पिया जाता है, तो ये कश्मीर में पिया जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हाउस बोट कहाँ पर होती हैं, तो वो भी कश्मीर में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग तरीक़ों के घर के बारे में बताया गया है। ये देखिए, एक हाउस बोट की तस्वीर है यहाँ पर। अब देखिए, घरों के बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो है बूंद बूंद से, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में पानी के विषय में बताया गया है कि किस तरह से राजस्थान में पानी की कमी होती है जब बारिश नहीं होती है, तो वहाँ के लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है कि राजस्थान में क्या होता है, लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और इसका एक ख़ास तरीका है टाँका बनाकर। आपसे पूछा जा सकता है कि टाँका क्या होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि टाँका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो आंगन में सबसे पहले एक गड्ढा बनाएंगे, फिर उसे पक्का करेंगे। यानी कि आंगन में पहले एक गड्ढा बनाया जाता है और उसे पक्का किया जाता है।
फिर उस वो टाँका बन जाता है। फिर उस टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा हो सके। यानी कि आंगन में सबसे पहले एक गड्ढा खोद दिया जाएगा, फिर उसे पक्का कराया जाएगा। उसके बाद जो घर की छत है वो ढलान के तरीके से बनाई जाएगी, ढलवा जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद उसका पानी जो है बारिश का, वो उस गड्ढे में इकट्ठा होता रहेगा। और जो छत की नाली होती है उस पर जाली भी लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो कूड़ा कचरा है वो टाँके में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना समझ गए होंगे कि किस तरीके से टाँका बनाया जाता है और किस लिए वो काम आता है। ये पानी साफ़ करके पीने के काम में भी लाया जाता है, क्योंकि कभी-कभी गाँव के एक टाँके से मादों को भी पानी लेने देते हैं। क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए वहाँ के लोग इस तरीके से पानी की बचत करते हैं और उसे बाद में जब उनके यहाँ पानी की कमी होती है तब उसको उपयोग में लेकर आते हैं। इसके बाद देखिए इस चैप्टर में आगे ये भी बताया गया है कि जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है, वहाँ के लोग पानी की बचत करके उसको दोबारा इस्तेमाल करने के कई तरीके अपनाते हैं। तो ऐसा वे लोग क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो मजबूर होते हैं, मजबूरी में ऐसा करते हैं। तो इस बात को हमें बच्चों को समझाना है और बच्चों को पानी बचाने के उपायों के बारे में बताना है, क्योंकि पानी सबका साझा है। यानी कि पानी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सभी का है। अगर हम इसे भविष्य के लिए बचाएंगे तो आगे हमें ये काम आएगा। तो देखिए आगे इस चैप्टर में कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं, जिनमें दिखाया गया है कि एक जो लड़की है वो काफ़ी दूर से पानी लेकर आ रही है, फिर वो नहा रही है और फिर नीचे बचे हुए पानी से अपने पशुओं को भी नहला रही है। इसके बाद इसी तरह बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी भी है। तो देखिए थर्ड क्लास की हमारी जो ईवीएस है वो यहीं पर ख़त्म होती है, और अगली वीडियो में हम फोर्थ क्लास से स्टार्ट करेंगे और उसके चैप्टर्स को देखेंगे कि वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।